जब बीमार पिता को बेटे ने जोरदार थप्पड़ मारकर भेजा वृद्धाश्रम, तब पिता ने सिखाया ऐसा सबक कि बेटे बहू के होश उड़ गए। माँ में उदासी, आंखों में नमी और जीवन में एक खालीपन सा लिए रामचरण जी वृद्धाश्रम के एक कमरे में बैठे हुए हैं। रामचरण जी अभी महीने भर पहले ही वृद्धाश्रम में आए। उनका इधर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। बार बार अपने परिवार को याद कर रहे हैं, अपने पोते को याद कर रहे हैं। वे अपने मन से पोते को निकाल ही नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों की नमी छलककर उनके गालों पर गिर जाती है। अपने परिवार को बहुत याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस हालात में वृद्धाश्रम के लोगों ने उनका रेस्क्यू किया था। उस दिन को वे आज भी नहीं भूल पा रहे हैं और सोचने लगते हैं, जरा सी तो बात थी जो बेटे और बहू ने घर में इतना क्लेश कर दिया था। उस दिन को याद करने लगे जब बेटा ऑफिस से आता था। रामचरण जी अपने बेटे से कहते हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है बेटा, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो बेटा गुस्सा होकर खाने लगता है, तुम्हें तो जरा सी बात पर बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। अरे तो क्या अब रोज रोज तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च कर पाऊं। और तुम तो घर पर बिल्कुल निठल्ले बनकर बैठे हो, कुछ भी काम नहीं करते हो। तुम्हारा खाना पीना सब कुछ हम ही देखते हैं, ऊपर से दवाइयों का खर्चा भी करते हैं। बेचारे रामचरण जी अपने बेटे की बात सुनकर अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पोता आता है और कहता, दादाजी मैं पापा और मम्मी के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, हम लोग बाहर से खाना खाकर आएंगे। मम्मी ने कहा है कि आपके लिए सुबह की 2 रोटी रखी है, चाय से नमक लगाकर खा लेना। और बेटा बहू मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं। रामचरण जी को ये बात बहुत खटकती है कि मेरे लिए तो बेटे के पास न पैसे हैं और न ही समय, लेकिन अपने लिए पैसे भी हैं और समय भी। 3 से 4 घंटे मूवी देखने में लगा सकता है, लेकिन मुझे घंटे भर के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। इसी बात को सोचते रहते हैं। तब तक रात के 12 बजे तक उनका बेटा विनय और बहू भी घर पर आ जाते हैं। पोता तो रास्ते में ही सो गया था, इसलिए विनय कमरे में उसे जाकर लिटा देता है। रामचरण जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास पिक्चर देखने के लिए 4 घंटे का समय है। अपने बूढ़े बाप को डॉक्टर के पास ले जाने का समय नहीं है। रामचरण जी का इतना कहना था कि बेटे ने अपने पिता के गाल पर 2 थप्पड़ झड़ दिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने की? मैं अपना काम करता हूँ, अपना खर्च करता हूँ, तुम्हारी तरह घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता हूँ। और मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करते हो। चुपचाप एक कोने में पड़े रहो, नहीं तो इस घर से निकालकर फेंक दूंगा। इतना कहकर पिता का अपमान करके अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। लेकिन रामचरण जी तो अपने बेटे द्वारा दिए गए अपमान से अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट गए थे। इतना अपमान सहकर वे एक भूत की तरह खड़े के खड़े ही रह गए कि उनके बेटे ने उनके साथ किया क्या है। यही सोचते सोचते उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो अभी के अभी धरती फट जाए और वे इसमें समा जाएं। उनसे अपने बेटे के द्वारा दिया गया अपमान बर्दाश्त नहीं होता। उस रात 2 कंबल और एक चटाई लेकर घर से निकल पड़ते हैं कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। अब तो बेटे ने सारी हदें पार कर दी। एक बार हाथ उठाया है तो अब तो इसकी बार बार की आदत पड़ जाएगी। इससे अच्छा है कि अब मैं घर ही छोड़ दूं। अब इस घर में रहना मेरे बस की बात नहीं है। इतना अपमान अब मैं नहीं सह सकता। और वे अपना कुछ जरूरी सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में सड़क के किनारे बनी बेंच पर बैठकर दिन काटते हैं। रात में वही कंबल और चटाई बिछाकर सो जाते हैं। थोड़े बहुत उनके पास जो पैसे होते हैं उससे कुछ खरीदकर अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन उनके बेटे या बहू ने उन्हें ढूंढने की एक बार भी कोशिश नहीं की। उनके पास तो फोन भी था, लेकिन बेटे और बहू में से किसी ने भी उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं समझी कि एक बार अपने पिताजी को फोन करके पूछ ले कि आप कल से कहाँ हो। वे तो यही चाहते थे कि उनका बाप घर छोड़कर निकल जाए। मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। वैसे भी घर में बैठे वृद्ध लोग बच्चों के लिए तो बोझ ही होता है। अगर आप कमाते हैं तो बेटा थोड़ा बहुत घर में रख भी लेता है, लेकिन अगर बुढ़ापे में आपके पास पैसे नहीं हैं तो बेटे को अपने आप को रखना, 2 वक्त का खाना देना बोझ के जैसा ही लगता है। रामचरण जी की तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं रहती थी। उनका बीपी ऊपर नीचे होता रहता था और शुगर की भी समस्या थी। कई दिन से ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे। तबीयत बहुत खराब हो गई। बेहोश होकर सड़क के किनारे गिर पड़े। तभी अचानक वृद्धाश्रम वालों की नज़र उन पर पड़ी तो वे उन्हें अपने वृद्धाश्रम में लेकर आ गए।
रामचरण जी की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें 2 दिन तक वृद्धाश्रम वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट रखा। तब जाकर उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ। वृद्धाश्रम वालों ने बहुत अच्छी तरह से उनकी केयर की। धीरे धीरे वे वृद्धाश्रम की अन्य गतिविधियों में भाग लेने लगे। सुबह जाकर वॉक पर जाते, उधर उनके कुछ दोस्त भी बन गए जो उनके ही उम्र के थे। फिर सुबह सारे बूढ़े बुजुर्ग मिलकर योग करते थे। सभी साथ में चाय नाश्ता करते और अपनी अपनी आपबीती सुनने लगते थे। शुरू शुरू में तो रामचरण जी को वृद्धाश्रम में अच्छा नहीं लगता था। बड़ा ही सूना सूना लगता था। अपने घर की बहुत याद आती थी, जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काटी थी, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया था। लेकिन आज बेटे ने उसे घर में एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया था। उनके बेटे ने अपने पिता के साथ इतना गलत व्यवहार किया। अब धीरे धीरे उन्हें वहां अच्छा लगने लगा था और सभी लोगों की बातें सुनकर उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि बुढ़ापे में किस तरह से रहना है, अपने बैंक बैलेंस को कैसे संभालना है। रामचरण जी वृद्धाश्रम के पार्क में अपने एक मित्र सुषम जी के साथ बैठे हुए थे। सुषम जी रामचरण जी से पूछते हैं, मित्र, आप क्या करते थे और आपकी पत्नी कहाँ है? तो वे कहते हैं, मैं एक अध्यापक हूँ। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। मेरी पत्नी मुझे 20 साल पहले ही छोड़कर चली गई। मेरा एक ही औलाद है, मेरा बेटा विनय। मैंने बिना माँ के बेटे को बहुत अच्छे से पाला, कभी किसी भी चीज से उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया, जी तोड़ मेहनत करके पैसे कमाए। प्राइवेट स्कूल के साथ साथ मैं ट्यूशन भी करता था, जिससे कुछ अतिरिक्त पैसे काम, सुकून और अपने बेटे की पढ़ाई में खर्च कर सकूं। मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाएगा, एक अच्छी नौकरी करेगा तो मेरा भी बुढ़ापा संवर जाएगा। फिर बाद में मेरे बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार लूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी तो मुझे जीवन के शुरू में ही छोड़कर चली गई थी। पूरी जिंदगी एकाकी कटी थी। सोचा था बेटा बड़ा होगा, घर में बहू आएगी, पोते पोतियां होंगी, मेरा घर फिर से हरिया भरिया हो जाएगा, तो फिर बुढ़ापा तो कम से कम अच्छे से कटेगा। यही सब अरमान लेकर मैंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया। मेरा बेटा भी एक अच्छी नौकरी करने लगा। फिर मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी, इसलिए मैंने अपनी स्कूल की जॉब भी छोड़ दी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया। मुझे शुगर और बीपी की समस्या थी। सोचा चलो अब बेटा तो कमाने लगा है, पूरी जिंदगी कमाया है, बेटे पर लगाया है, अब बेटा बुढ़ापे में 2 रोटी तो दे ही देगा। लेकिन जैसे ही मैंने काम छोड़ा तो बेटे बहू के तो तेवर ही बदल गए। 6 महीने बाद ही घर में छोटी बड़ी बात के लिए क्लेश होने लगा। पैसे के लिए क्लेश होने लगा, खाने पीने की चीजों के लिए क्लेश होने लगा। मैं अपने बेटे बहू से अपनी दवाइयों के लिए भी पैसे मांगता तो वे मुझसे झगड़ा करने लगते और कहते, घर में बोझ बनकर बैठे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो? कुछ करो, अभी तुम इतने बूढ़े नहीं हुए हो कि घर में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। पैसे कमाओ और पैसे कमा कर दो। अब मैं ठहरा वृद्ध, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। बेटा मेरी दवाइयां भी समय पर नहीं लाता था, मुझसे काम नहीं होता था। जैसे ही मेरा बीपी ऊपर नीचे होता था, मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे। लेकिन मेरा बेटा तो ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था, और पैसे को लेकर ही एक दिन घर में झगड़ा हो गया। पैसे की वजह से बेटे ने मुझे 2 थप्पड़ लगाए, और तो और मैंने सोच लिया कि अब मैं इस घर में बेशर्मों की तरह नहीं रहूंगा, और मैं घर से बाहर निकल आया और अब इस वृद्धाश्रम में हूँ। जिंदगी भी क्या क्या खेल दिखाती है मेरे दोस्त, पता ही नहीं चला। पहले तो मेरी पत्नी को भगवान ने अपने पास बुला लिया और अब बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में काट रहा हूँ। एक दिन वृद्धाश्रम में सभी लोग खाना खाकर बैठे थे कि तभी न्यूज़ सुनते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन हो गया है। महामारी की वजह से सारे स्कूल बंद हो गए हैं और स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो रामचरण जी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ऑनलाइन क्लासेस में तो स्कूल में जाकर भी नहीं पढ़ाना पड़ता, स्कूल की तरह खड़े रहकर भी नहीं पढ़ाना है, घर पर रहकर ही आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बस फोन पर आप बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। रामचरण जी गणित और साइंस के बहुत अच्छे अध्यापक थे। वे 2-3 स्कूलों में अपना ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर भेज देते हैं और एक स्कूल में उन्हें गणित और साइंस का टीचर नियुक्त कर लिया जाता है। अब उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने के अच्छे खासे पैसे भी मिलने लग गए। वे रात 12 बजे तक अपने फोन से ऑनलाइन आकर बच्चों को पढ़ाते थे। अब हर महीने 25,000 कमाने लग गए और अपने सारे खर्च खुद ही निकालने लग गए। बल्कि कुछ पैसे तो वे वृद्धाश्रम में ही दान देने लगे, जिससे बाकी लोगों की सहायता भी हो सके, क्योंकि अब बुढ़ापे में इतनी जरूरत तो उनकी थी नहीं कि इतना सारा पैसा खुद पर खर्च कर सकें। लेकिन एक दिन बेटे और बहू को इस बात का पता चल जाता है कि पिताजी फिर से पैसे कमाने लगे हैं।
फिर से टीचिंग करने लगे हैं और इतने पैसे वे कहाँ खर्च करते होंगे। इसलिए किसी तरह से अपने पिताजी को ढूंढ निकलते हैं। रामचरण जी का 1 सप्ताह बाद जन्मदिन होता है और 1 सप्ताह बाद दोनों बेटा बहू केक लेकर रामचरण जी के पास वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं और कहते हैं, पिताजी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आज आप 65 साल के हो गए हैं। आपका पोता आपको बहुत याद करता है। अब आप घर चलो, बहुत रह लिए आप वृद्धाश्रम में। अपने बेटे बहू के घर चलो, हम उधर ही आपको रखेंगे। हम आपको लेने आए हैं। रामचरण जी अपने बेटे बहू की बातें चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं कहे तो बेटा फिर से कहता है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन रामचरण जी बेटे बहू के साथ जाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। बेटा बहू अपना सामान लेकर घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन 6 महीने बाद ही कोरोना की वजह से बेटे की जॉब चली जाती है। अब घर में खर्च के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। पति पत्नी में आपस में बहुत सारे झगड़े होने लगते हैं। जो भी रखे हुए पैसे होते हैं वे 2 से 3 महीने में ही खर्च हो जाते हैं और जॉब भी इतनी जल्दी मिलती नहीं है। तो वे बेटा बहू फिर से भागते भागते अपने पिताजी के पास आते हैं और रोते हुए कहते हैं, पिताजी मेरी जॉब चली गई है, घर में बहुत सारे खर्च होते हैं, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, बेटे की स्कूल की फीस भी नहीं दी है, खाने पीने का भी खर्चा होता है। आप तो पैसे कमा रहे हैं तो कम से कम आप तो हमें पैसे दे दीजिए। आप नहीं देंगे तो कौन देगा? हम आपके बच्चे हैं। अपने बच्चों के साथ क्या कोई ऐसा व्यवहार करता है? आपके बच्चे परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं और आप अपने ही पैसे बच्चों को देने की बजाय वृद्धाश्रम में दे रहे हैं। कैसे आप हैं? आपको जरा सी भी दया नहीं आई है अपने बेटे, बहू और पोते पर। बेटे की बातें सुनकर रामचरण जी अपनी कुर्सी से उठते हैं। वृद्धाश्रम के सभी लोग उधर ही बैठे होते हैं। रामचरण जी अपनी कुर्सी से उठते हैं और अपने बेटे विनय के मुंह पर 2 जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं, बेटा तुझे आज याद आ रहा है कि तेरा एक बाप भी है। तेरे बाप की तेरे प्रति कुछ जिम्मेदारी भी है। तेरे पास पैसे नहीं है तो मुझसे पैसे मांगने के लिए आया। तू आज मुझे मेरा फर्ज याद दिला रहा है। और उस दिन क्या हुआ था जब तूने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर दिया था? क्या वह तेरा फर्ज नहीं था? अरे तूने एक बाप का जितना अपमान किया है न उतना कोई भी नहीं करता। कितने अरमानों के साथ मैंने तुझे पाला था। पूरी जिंदगी पूरी कमाई मैंने तुझ पर लगा दी, पर तूने मेरे साथ क्या किया? मुझे मेरे ही घर से थप्पड़ मारकर बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया। और आज जब तुम्हारी जॉब चली गई है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो कह रहे हो कि मेरा फर्ज बनता है अपने बच्चों को देखना। क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता अपने बूढ़े माँ बाप को देखना, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, बुढ़ापे में उनके लिए दवाइयाँ लाना? बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला। अभी के अभी वृद्धाश्रम से निकल जा, नहीं तो पुलिस को फोन करके तुझे अपने पिता के साथ मारपीट करने के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। रामचरण जी के साहस को देखकर वृद्धाश्रम के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं, आपने बहुत ही शानदार निर्णय लिया। अरे आपने एक बार धोखा खाया है अपने बच्चों से, दूसरी बार आप सतर्क रहे, ये बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे आपके पास कुछ न कुछ लेने के लिए आए हैं, देने के लिए कभी कुछ नहीं आए। बच्चों की मानसिकता अच्छी नहीं थी। तभी वृद्धाश्रम के मैनेजर भी उधर आ जाते हैं और वे विनय से कहते हैं, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ और किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हें हम कानून की भाषा में समझा देंगे। दोनों बेटा बहू लज्जित होकर वृद्धाश्रम से निकल जाते हैं और रामचरण जी आराम के साथ अपनी सारी जिंदगी वृद्धाश्रम में ही काटने का निर्णय लेते हैं और अपनी कमाई भी वृद्धाश्रम को ही दे देते हैं। तो दोस्तों, एक स्वाभिमानी पिता का ऐसा साहसिक निर्णय आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? आज की यह युवा पीढ़ी को जागृत करने का शायद ये सबसे अच्छा तरीका है। इसी तरह की कहानियों से ही आने वाली पीढ़ी जागरूक हो सकती है। इस कहानी के बारे में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना न भूलिएगा और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद।